प्रेरणा के सभी पदाधिकारी महानुभाव एवं केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल के सभी सदस्य और बंधुओं बहनों, हम सबके लिए अतीव प्रसन्नता की बात है कि लॉकडाउन में जहां संपूर्ण आवागमन बाधित है, ऐसी स्थिति में भी प्रेरणा के द्वारा प्रकाशित केशव संवाद पत्रिका का यह अंक का आज हम विमोचन कर पा रहे हैं। कलेवर बहुत अच्छा है और यह कोरोना विशेषांक हम सबको अनेक प्रकार की नवीन जानकारियां उपलब्ध कराएगा। आज कोरोना के कारण जो देश में लॉकडाउन की परिस्थिति है, हमारे देश में ही नहीं विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई हैं और 210 से अधिक देशों में आज 35 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2.25 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी आज 32,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन हम देखें तो भारत जो 138 करोड़ जनसंख्या का देश है, वहाँ पर हम 20 से 25 प्रति 10 लाख पर संक्रमण परिमित किए हुए हैं, जबकि अमेरिका में यही संख्या 3-3.5 हज़ार प्रति 10 लाख पर है। यदि भारत में भी उसी स्तर पर संक्रमण हो जाता तो आज 30 लाख से अधिक लोग भारत में ही अकेले में संक्रमित होते और हमारे देश में अधिक से अधिक 5 लाख हॉस्पिटल बेड्स हम सुलभ करा सकते थे। तो इतने बड़े स्तर पर यदि लोगों में संक्रमण होता तो हमें उन सबकी चिकित्सा देखरेख आदि में अत्यंत कठिनाई आती और एक रोगी पर उसकी चिकित्सा के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन व्यय आता है। 15 दिन तक उसे चिकित्सालय में रखना पड़ता है। तो एक प्रकार से भारत सरकार का चिकित्सा विभाग का ही बजट नहीं बल्कि संपूर्ण बजट का एक बहुत बड़ा भाग इसमें व्यय में चला जाता इन सारे कोरोना संक्रमितों की बचाव के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमने जो लॉकडाउन के माध्यम से देश में संक्रमण की दर को नियंत्रित कर लिया और यह भारत की एक बहुत बड़ी विजय है और इसलिए विश्व के लगभग सभी देश आज भारत को अपना एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर हम देखें तो चीन, जहां 17 नवंबर को इस वायरस का पता लग चुका था और दिसंबर अंत तक एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी थी। वुहान का जो वेट मार्केट है उसमें बड़ी संख्या में ग्राहक और उसके जो है कर्मचारियों का संक्रमण हो चुका था और हम पाते हैं कि लगभग जो है फरवरी के बीच में भी इनका चीन में करीब 1700 जो स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके थे। लेकिन चीन इन सारी सूचनाओं को छिपाए रखे रहा और जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के धारा अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उसे 24 घंटे में इसकी सूचना देनी थी। तो एक प्रकार से पूरा विश्व जो ये क्षति उठा रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी चीन को बाध्य किया जाना वैधानिक दृष्टि से तर्कसम्मत हो जाएगा। लेकिन यह तो जो भी होगा वह एक बाद की बात है। लेकिन वर्तमान लॉकडाउन के संबंध में अनेक लोगों की यह धारणा है कि हम लॉकडाउन कर देने से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत क्षति हो रही है। यह बात सत्य है कि देश की अर्थव्यवस्था में लगभग प्रतिदिन जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए का होता है, उसमें से हम मानकर चलते हैं कि 60% की क्षति हो रही है तो प्रतिदिन हमको 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की जीडीपी योगदान की क्षति हो रही है। लेकिन जो हमने संक्रमण की दर को रोक रखा है वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है। देश की आधी जनसंख्या आज कृषि पर निर्भर है और हम ये देखते हैं कि कृषि कार्य यथावत चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश की आधी जनसंख्या इस संक्रमण और इस पूरे लॉकडाउन से लगभग अप्रभावित रहेगी। इसके साथ ही एक और हमारे देश के लिए एडवांटेज है। आज जो हमारे 75% लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में है। कोई अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई अपनी टैक्सी चलाता है, कोई अपना सब्जी आदि बेचता है, कोई विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र छोटे छोटे व्यवसाय करता है। तो ऐसे लोगों के लिए यह लॉकडाउन समाप्त होते ही अपना कारोबार प्रारंभ करना बहुत सहज हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विश्व के औद्योगिक देशों में सारा सब कुछ संगठित क्षेत्र के हाथ में होता है और इसलिए संगठित क्षेत्र को अपने उद्योग व्यापार वाणिज्य को अपना कारोबार पुनः आरंभ करने में कई प्रकार की बाधाओं का अनुभव होगा। इस दृष्टि से ही विश्व की सारी इंटरनेशनल एजेंसी
चाहे वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वह अन्य हमारे सारे दूसरे IMF, वर्ल्ड बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय हों, चाहे रेटिंग एजेंसीज हो, सभी का अभी तक यह कहना है कि विश्व में आर्थिक मंदी फैलेगी। वे मंदी का अर्थ ये होता है कि देश का GDP या विश्व का GDP ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, बढ़ने की बजाय घटने लगे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसा आकलन है कि हमारा GDP की ग्रोथ रेट 1.9% या उसके आसपास रहेगी, तो हम नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ वाले फेज़ में नहीं जाएंगे। हमारा यह जो है किसी भी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हम मंदी की स्थिति में नहीं जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लगभग एक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि विश्व के सभी देश अपने यहाँ बाहर से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगाएंगे और अपने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण देंगे। तो इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर्वाधिक लाभ भारत को मिलेगा। हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, जबकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 3% ही है। और अभी जो यह कोरोना के बाद रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत और हम अगर स्वदेशी भाव से अपने उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं तो बड़े आराम से हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम 10 से 12% कंट्रीब्यूशन अपना ले जा सकते हैं। यदि देश के उपभोक्ता देश में बनी हुई और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कई बार यह एक भ्रांति हो जाती है कि मेड इन इंडिया तो लिखा मिल जाता है। मैं उदाहरण के लिए चीन अपना Xiaomi का मोबाइल फ़ोन, उस पर लिखा तो होता है मेड इन इंडिया, लेकिन वो केवल 4% वैल्यू एडिशन यहाँ करता है अपने सारे हिस्से पर जब बाहर से लाता है। तो यह मेक इन इंडिया के नाम पे विदेशी कंपनियाँ जो केवल यहाँ प्रोडक्ट असेंबलिंग कर रही है और देश जो एक असेंबली लाइंस के देश में बदलता जा रहा था, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और स्वदेशी उत्पादों के प्रवर्तन, जिसे हम कह सकते हैं मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का प्रवर्तन जिस गति से होगा और देश की जनता यदि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स को समर्थन देगी तो हम बहुत तेज़ी से आर्थिक प्रगति करेंगे। देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की बड़ी मात्रा में प्रगति होगी। उदाहरण मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मान लो मेरा जूता टूट जाता है और मैं पास में कासना में जाके अगर अपना जूता पहनता हूं और 200 रुपये वहाँ के अगर मोची को जाते हैं और वह जूता बनाने वाला अगर 2 घंटे बाद अपने जूता बनाने का कोई सामान पड़ोस के लुहार से खरीदता है, पड़ोस वाला व्यक्ति यदि अपने घर में खाने के लिए कोई सामान खरीदता है, खाने की सामग्री जिसने बेची वह 200 रुपये उसके पास जाएगा, वह उसके बाद उससे अपना कोई कमीज खरीदता है। ऐसे अगर मेरे दिए हुए 200 रुपये अगर वहाँ पर 10 दिन में 50 लोगों में घूम जाएंगे तो वहाँ पर 10,000 रुपये की आय का सृजन होगा, 10,000 रुपये का उत्पादन होगा। और मेरे अगर द्वारा वह चीन का जूता या बाटा का जूता पहना जाता है तो बाटा का जूता, बाटा कंपनी इंग्लैंड की है, और अगर मैं चीन का जूता पहनता हूँ तो वो 200 रुपये वहाँ जाएगा। तो जो 10 मल्टीप्लायर इम्पैक्ट या ट्रांजैक्शन वेलोसिटी से जो 10,000 रुपये की आय का और उत्पादन का सृजन होता वह चीन में होता। इसलिए आने वाले समय में जहां कोरोना के बाद और लॉकडाउन के बाद हम अगर सभी देशवासी स्वदेशी के भाव से मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को यदि खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। और यह बात स्पष्ट है कि भारत वापस डबल डिजिट ग्रोथ यानी 10% वार्षिक से अधिक वृद्धि दर से आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि कोरोना और इस लॉकडाउन के कारण देश में बड़ी असुविधा हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि साधारण ऑटो रिक्शा चलाने वाले से लेके, टैक्सी चलाने वाले से लेके, फुटपाथ पर सामग्री बेचने वाले लोगों से लेके, छोटे छोटे जितने दुकानदार हैं, जितने शॉपिंग मॉल हैं, जितना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी लगभग बंद हैं। आज हो सकता है थोड़े समय बाद हमें इसके कारण कई कठिनाइयाँ भी आएँ। उदाहरण के लिए देश के सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। अनेक होटल व्यवसायी ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से ऋण भी ले रखा होगा, उनको किस्त और ब्याज भी चुकाना होगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम चार्जेस भी चुकाने होंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह आर्थिक क्षति हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि सामान्य ऑटो रिक्शा वाले से लेके एयरलाइंस तक सभी का अभी जो कारोबार बिल्कुल सस्पेंडेड है। तो निश्चित रूप से सबका यह एक क्षति है।
और चूँकि यह सब उद्योग और व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां बहुत अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, नहीं के बराबर हो गई हैं, तो सरकार को भी जीएसटी की आय एक प्रकार से क्षति होगी। इस पिछले मार्च महीने में भी क्षति हुई है, अप्रैल में भी क्षति होगी, मई में भी हो सकता है हम आंशिक लॉकडाउन ही खोलने की स्थिति में आ पाएँ, तो निश्चित रूप से यह क्षति तो होगी। लेकिन इस सब से उभरने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने की क्षति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि यदि हमारे यहाँ पर संक्रमण की दर अमेरिका और यूरोप जितनी होती तो हम उतने लोगों की चिकित्सा किसी भी स्थिति में नहीं करा पाते, और इसलिए यह क्षति हम वहन कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी जो मुझे इसमें दिखाई देती है समस्या, वह यह है कि आने वाले समय में जहाँ एक तरफ सरकार का राजस्व भी प्रभावित होगा, सारे उद्योग व्यापार वाणिज्य से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी आय बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है, और इस ऐसे में सरकार को कहीं न कहीं अपना जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को समाप्त करना होगा, और हमें साहसपूर्वक देश में यदि फिस्कल डेफिसिट 10% पे जाता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ ही उद्योग व्यापार वाणिज्य को अपना कारोबार वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको अगर कोई रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा, उसके लिए भी सरकार को आर्थिक व्यवस्था करनी होगी।